चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 41 है आज की क्लास का। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 41? इफ द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाई 20% देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बाई। अगर किसी पार्टिकल का मोमेंटम इंक्रीज कर दिया जाए, ये कर चुके थे हम लोग, इसका आंसर 44% आया था, याद है बच्चों? यस सर, याद है। हाँ, तो ये तो कर चुके थे लास्ट क्लास में, तो कोई चिंता वाली इसमें बात ही नहीं है, इसको नहीं कर रहे हैं अपन, है ना। तो इसका आंसर 44% आया था। चलिए, कैसे किया था मैं बता देता हूँ कि एनर्जी और मोमेंटम की जो रिलेशनशिप होती है वो होती है, एनर्जी पूछा गया था, तो E इक्वल टू होता है p² अपॉन 2m। तो मास तो कांस्टेंट है, E1 अपॉन E2 इक्वल टू p1² अपॉन p2²। तो हमें E2 चाहिए है ना, चेंज चाहिए, तो E2 अपॉन E1 इक्वल टू P2 बाई P1 का होल स्क्वायर। अब कह रहा है भैया E2, नई वाली एनर्जी पुरानी वाली मान लो E1 है, कह रहा नया वाला मोमेंटम कितना चेंज कर दिया गया है बच्चों? 20% बढ़ा दिया गया है। तो 20% बढ़ाने से मोमेंटम जो है वो कितना हो जाएगा? देखो, मतलब P2 इज इक्वल टू P1 प्लस P1 का 20%, 20/100। तो कितना हो गया? 120/100, मतलब 120 P1 अपॉन 100, मतलब 1.2 P1 अपॉन P1 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, होल स्क्वायर कर दो, तो E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू 1.2 का स्क्वायर कितना होता है यार? 1.2 का स्क्वायर कर दो, 1.144, तो 1.44 ये हो जाएगा। ओके, अब आपको क्या चाहिए है? अब आपको चाहिए है 1.44 के नीचे कुछ भी नहीं, मतलब 1। अब आपको चाहिए है परसेंटेज चेंज, तो पहले आप जो इसको -1 कर दो दोनों तरफ, तो E2 अपॉन E1 -1 इक्वल टू 1.44 -1। तो E2 माइनस E1 अपॉन E1 इक्वल्स टू 0.44। अब परसेंट बनाना है, तो चेंज इन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दोगे तो आंसर आएगा 44%। 0 कैंसिल होकर के। याद आ गया बच्चों? क्लियर है? क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 42। 42 कहाँ है क्वेश्चन? थोड़ा इधर ले आओ इसको। क्वेश्चन नंबर 41 हो गया, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है 3 पॉइंट मास, 3 पॉइंट मास है, each of mass m are placed at the corners of an equilateral triangle of the side L. The moment of the inertia of the system on the axis along one side of the triangle. Okay, इसका आपको एक साइड ऑफ द ट्रायंगल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है पूरे सिस्टम का, ठीक है। क्या कंडीशन दी गई है? 3 पॉइंट मास है जिनके मास m है, और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यार एक इक्विलेटरल ट्रायंगल तो बना ही लो सबसे पहले, कुछ बने ना बने। इक्विलेटरल ट्रायंगल थोड़ा बड़ा जाएगा, हाँ, ये ऐसा एक ट्रायंगल बन गया यार बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका नाम दे दो A दे दिया, इसका नाम B दे दिया, इसका नाम C दे दिया। कैसे मास है? 3 पॉइंट मास है, तीनों के मास इक्वल है भाई, अच्छी बात है। तो यहाँ पे भी एक पॉइंट मास रख दिया हमने, यहाँ पे भी दूसरा पॉइंट मास रख दिया, और यहाँ पे भी तीसरा पॉइंट मास रख दिया, है ना। प्लेस अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड L है भाई, ये मतलब ये वाली साइड L है, ये वाली भी L है, और ये वाली साइड भी L है। साइड इन लोगों ने खुद ही दे दी, मतलब ऑप्शन जो L में आएगा। ओके, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट इट्स एन एक्सिस अलोंग वन साइड। कह रहा है अब इसको जो है आपको, इसको किसी एक एक्सिस के अबाउट घुमाया गया। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस। चलो तो एक काम करो बच्चों, इसको एक्सिस मान लो यार, ये एक्सिस मान लो। इसके अबाउट क्या है? मतलब ये पकड़ करके ये बन गई एक्सिस, और इसको आप जो है घुमाना शुरू करोगे, घुमाना शुरू करोगे, तो आपको बताना है कि इस एक्सिस के अबाउट जो है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। यार 3 पार्टिकल सिस्टम है,
दो पार्टिकल उसी लाइन में बैठे हैं, तो आपको पता होगा कि जब पार्टिकल खुद उसी लाइन में बैठे होते हैं तो कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सेस के अबाउट किसी का जनरेट नहीं होता, तो इसका तो जीरो हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा, बट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करने के लिए आपको निकालनी पड़ेगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बच्चों ये L है, तो आपको पता होगा ये होता है L/2 और ये है L, इसको मान लो x, ठीक ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का स्क्वायर L² इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस L²/4 हो जाएगा बच्चों, ठीक है एलिस? यस सर। तो L² माइनस L²/4 हो गया, मतलब ये हो गया कितना 3L²/4, मतलब कितना हो गया अंडर रूट लेने के बाद √3/2L, x² है ये और यहाँ से मैंने अंडर रूट लिया तो x इक्वल टू √3 है ना, L बाहर आ जाएगा /2, तो √3L/2 आ गया, ये अपने पास x की वैल्यू आ गई। चलो ये आ गई x की वैल्यू। अब निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किससे शो करते हैं? I से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू IA प्लस I मास B प्लस I अबाउट C पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तीनों पार्टिकल का। अब I एक इसके अबाउट घूम रहा है, उसकी एक्सेस खुद ही से गई हुई है तो जीरो, I भी खुद से एक्सेस गई हुई है जीरो, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? पॉइंट मास का mr²। तो mr मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सेस से, तो एक्सेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है x, और x का स्क्वायर ये लिखा हुआ बच्चों 3L²/4। तो बच्चों आंसर आएगा 3/4 ml²। चेक करो है क्या? C। चलो नोट करो, समझ में आया श्रुति? समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। चलो नोट कर लो। तो ये कितने भी पार्टिकल सिस्टम होंगे ऐसे निकाला जाएगा एक्सेस के अबाउट। डन, आगे चले बेटा। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको थोड़ा बड़ा करके देखें, ये तो हो गया क्वेश्चन। इसमें 1 मार्क्स भी मिल गया अपन को, इसमें भी 1 मार्क्स मिल गया। चलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। ओके बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा ही कर दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, ऐसा ही क्वेश्चन है। थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास कैपिटल M and radius R is rotating about its own axis with a constant angular velocity omega. Two objects, each of mass small m and connected gently on the ring. The ring now rotate with angular velocity. बेटा बहुत बार आया है ये क्वेश्चन, लिखो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का जबरदस्त फीलिंग देता है ये क्वेश्चन, बड़ी जबरदस्त फीलिंग देके जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। तो देखो हो क्या रहा था बच्चों कि यहाँ पर पहले एक रिंग थी, रिंग मतलब छल्ला, अंगूठी। तो ये रिंग थी, ये बड़े प्यार से घूम रही थी अपने सेंट्रल एक्सेस के अबाउट। ये रिंग जो है बड़े प्यार से घूम रही थी बिना किसी टेंशन के। चलो घूम रही है। अब कह रहा है ये जब घूम रही है रिंग तो इसकी यार एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो है ओमेगा, और मास m है। रिंग का मास कितना है? m है, और इसकी रेडियस भी दे रखी है r है, रेडियस r। अच्छी बात है भाई, r है, लो। हाँ, और एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये दन 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 घूम रही है। तो भैया अपन इसका सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बच्चे लोगों? आई ओमेगा, L इक्वल टू आई ओमेगा। आपको पता होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिख लो जो लोग भूल गए हो, L इक्वल टू आई ओमेगा। ओके सर जी, आई क्या है? अरे यार ये तो जानते होगे, सब लोग जानते हो भाई, mr² ओमेगा हो गया। आई की वैल्यू mr²। रिंग के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो होता है mr² इंटू ओमेगा, ये हो गया। चलिए ठीक है। तो ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है, इसका नंबर दे दो 1 दे दो, 1 दे दो एंगुलर मोमेंटम। अब क्या आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है? क्या आपने कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगाया है? नहीं लगाया, मतलब एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू 0 है। अब एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू 0 है तो एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू 0 होने पर कंसेप्ट आता है कि L जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो बच्चों ये था L इनिशियल, रख दो, ये है L इनिशियल, और अब हमें निकालना है L फाइनल। L फाइनल, L फाइनल।
एल फाइनल। तो एल फाइनल में क्या किया इन लोगों ने, दो ऑब्जेक्ट जिनके मास एम है छोटे छोटे, ये एक छोटा सा नन्हा सा मास एम यहाँ रख दिया और छोटा सा नन्हा सा मास एम यहाँ रख दिया, ये रख दिया। तो जो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो कितना हो जाएगा, मान लो वो हो जाएगा आई डैश और ओमेगा डैश, क्योंकि ओमेगा भी जाहिर है चेंज हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा ना। हाँ, तो आई डैश ओमेगा डैश। अब देखिए आई ओमेगा डैश में क्या क्या आ जाएगा भैया, रिंग जो घूम रही थी एम आर स्क्वायर तो बिंदास घूमेगी रिंग, वो तो था ही, प्लस ये छोटा वाला जो पॉइंट मास रखा गया इसका क्या बन जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्मॉल एम आर स्क्वायर, और ये एक रखा है एम आर स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ दूंगा दो बार तो 2mr स्क्वायर। बोलो बच्चों यस और नो। यस सर। इनटू नई वाली एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश, ये हो गई, ये हो गया एल फाइनल। अब आपने पहले ही कसम खिलवा ली है कि सर जी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, सॉरी लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, किसी ने इस रिंग को ना धक्का दिया ना जोर से चपाट मारी, कुछ नहीं हुआ है, तो ये एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, मतलब एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। तो पहला एंगुलर मोमेंटम कितना था, कैपिटल एम आर स्क्वायर ओमेगा, और दूसरा एंगुलर मोमेंटम कितना है बच्चों, कैपिटल एम कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल एम कैपिटल आर स्क्वायर ओमेगा का डैश। हमें क्या निकालना है, ओमेगा डैश, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल, तो नाउ ओमेगा डैश इक्वल टू, इधर बचा ओमेगा, इधर बचा कैपिटल एम, इधर बचा कैपिटल एम, और इधर बचा 2m, ऊपर से नीचे आ गया। चेक करें बच्चे लोग, ऑप्शन दिख रहा है क्या, ओमेगा एम अपॉन ओमेम एम प्लस 2m, डी। चेक करो एलिस, डी ऑप्शन है क्या? यस सर। यस, करेक्ट आंसर इज डी। चलिए बच्चों कुछ क्वेश्चन नंबर इसको नोट कर लो पहले अच्छे से, फिर बोलो डन। डन सर। ओके, एक मिनट सर। हाँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 44, सैटेलाइट ऑफ मास एम। तो पहले बच्चों मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट सिखा दूं इसका, देखो इसका कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये बच्चों, जैसे ये अपनी अर्थ है, ठीक है ना, कैपिटल एम ई इसका मास मान लो। अब ये कैपिटल अपने पास अर्थ है बेटा, अब यहां पर जो आपके पास मान लो इस पॉइंट पर कोई भी सैटेलाइट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई भी प्लैनेट है, सैटेलाइट है, सैटेलाइट ही बोलेंगे, प्लैनेट मत बोलो, या कोई भी मास ले लो, कुछ भी है। ओके बेटा, ये क्या है, इसके अट्रैक्शन पुल से बंधा हुआ है, ये इसके अट्रैक्शन पुल से बंधा हुआ है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक एनर्जी का लेवल होता है, उसको बोलते हैं बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो उसका फॉर्मूला कितना होता है बेटा, जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर। आर मतलब यहाँ से लेकर के, सेंटर से लेकर के यहाँ तक की दूरी, जिसको अपन बोलते हैं स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एच। बोलो एल इज क्लियर? यस सर। ये कहलाता है बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, अब एक होता है ग्रेविटेशन मतलब इस पॉइंट पर लेवल ऑफ एनर्जी, और एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू, दैट इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, यानी जो पार्टिकल रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है, उसका मास अपॉन स्मॉल आर। तो ये होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? बोलो हाँ। यस सर। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है बेटा। यहाँ पर एनर्जी कम होती है और ये यहाँ पे अट्रैक्शन होता है। मान लो आप इस पार्टिकल को, अब सिचुएशन ये देखो कि ये मान लो कैपिटल एम है, यहाँ पर इसकी सिचुएशन में R1 पॉइंट पर कोई मास, कोई प्लैनेट या कोई मास रखा हुआ है, उसकी एनर्जी आप यहाँ पर ले लो, U1 ले लो। तो यार U1 कितना होगा, U1 इक्वल टू होगा माइनस जी इस मास स्मॉल एम है, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल R1। ये होगी पहली एनर्जी इसकी R1 डिस्टेंस पर। अब आप क्या है, अर्थ, ये इसका अर्थ पर अट्रैक्शन लग रहा है अर्थ का, आप इसको खींच करके थोड़ा और दूर लेना चाहते हो, तो दूर जाओगे तो बताओ बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एलिस बढ़ेगी या घटेगी? एलिस बोल बेटा जल्दी। सर कम होगी। नहीं बेटा, कम क्यों होगी? अब ये देखो, एक बार बताओ, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है कि नहीं होती है?
यस सर। हाँ, तो यहाँ तो नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव से जीरो की तरफ हाँ, जाना मतलब बढ़ना, बढ़ेगी। फ्री यस सर। फ्री हो जाएगा तो बढ़ेगी ना, R2 की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो बड़ी वाली एनर्जी कितनी आएगी, बड़ी वाली एनर्जी आएगी माइनस जी, अभी भी कैपिटल एम ही है, स्मॉल एम अपॉन डिस्टेंस कितना R2। बोलो यस और नो। यस सर। ओके, तो अब हमको निकालना है कि हमने कितना वर्क डन किया। तो वर्क डन, जो वर्क डन आएगा हमारा, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ लिखना बेटर नहीं है, यहाँ लिखना बेटर है, डेल्टा डब्लू वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी U2 है, ओके, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, U1 है। तो बेटा इसको वैल्यू लगा दो, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन R2, माइनस करके एक बार और माइनस, तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन R1। देख बेटा माइनस माइनस हो गया प्लस, तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम मैंने ले लिया कॉमन, तो 1/R1 आ गया प्लस में और 1/R2 आ गया माइनस में। तो बेटा वर्क डन का फॉर्मूला GMM 1/R1 माइनस 1/R2। पहले तो इतना नोट करो। श्रुति क्लियर? क्लियर सर। चलो नोट करो। तो GMM 1/R1 माइनस 1/R2 ये होता है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ओके, इसी को वर्क डन बोलते हैं, इसी को डेल्टा यू बोलते हैं। एक्चुअली इसको वर्क डन W कहना चाहिए, एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये डेल्टा यू है बच्चों, नॉट चेंज इन वर्क डन, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज W। नोट कर लो। लिख लिया? यस सर। चलो अब सवाल पे आ जाओ बच्चों। कह रहा है ए सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल एम इन रिवॉल्विंग अराउंड ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अबव द सरफेस ऑफ प्लैनेट ऑफ मास m। चलो भैया ये प्लैनेट है भाई, और प्लैनेट की खुद की रेडियस तो r होती है। पहला सैटेलाइट जो है ये चक्कर मार रहा है, पहला सैटेलाइट का मास स्मॉल एम है, r रेडियस पर चक्कर मार रहा है, मतलब r अंदर और r बाहर। तो यदि मैं बोलूँ स्मॉल r1 कितना हो जाएगा, 2 कैपिटल R हो जाएगा कि नहीं होएगा, बोलो। अरे r अंदर Yes, है sir. r बाहर है ना बेटा, 2r हो जाएगा। क्लियर? यस सर। यस सर। अब कह रहा है द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू शिफ्ट द सैटेलाइट टू अ हायर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r। कह रहा है कि अगर आप सैटेलाइट को जो है हायर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r, अभी ये जो है अर्थ की सरफेस के अबव द r अबव द सरफेस चक्कर लगा रहा था, अब इसको पकड़ करके यहाँ से लेकर के मैं यहाँ तक कैसे भी लेके जाऊँ। कंजर्वेटिव फील्ड है, रास्ते से मतलब होता नहीं है, मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट से। तो आपने इसको 2r पे चक्कर लगवाना है। अब ये लो भैया 2r पे यहाँ चक्कर लगवाना है, तो टोटल R2 कितना हो जाएगा बताओ श्रुति? 3R। बहुत अच्छे बेटा, R2 हो जाएगा 3r, वेरी गुड। तो अब आपको कह रहा कितना वर्क करना पड़ा, तो अभी अभी पढ़ाया हूँ मैं। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम 1/R1 माइनस 1/R2। तो 1/R1 मतलब छोटा वाला r कितना था, 2r, माइनस 1/R2 पकड़ के कितने पे ले गए भैया, 3r पे ले गए हो। ओके तो सॉल्व कर दो इसको, जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम, और 3r और 2r का एलसीएम कितना आता है, 6r, यहाँ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 2, तो जी एम एम अपॉन 6r कितना आ गया, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 6r, ये आ गया। अब ये क्या कलाकारी कर रहे हैं, स्मॉल जी लेके आ रहे हैं। ओके चलो भैया, तो स्मॉल जी का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, जी कैपिटल एम अपॉन होता है सरफेस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर, ये होता है।
तो जहाँ जी कैपिटल एम है बेटा वहाँ पर आप क्या पुट कर दो जी आर स्क्वायर। तो ये जी कैपिटल एम की जगह डाल दो स्मॉल जी कैपिटल आर स्क्वायर और यहाँ पे स्मॉल एम अपॉन 6r। एक आर से एक आर कैंसिल, आंसर कितना हुआ, m बचा, g बचा, एक r बचा अपॉन 6, mgr/6। चेक करो एलिस बी। Yes, sir. नोट करिए। तो ये हो गया हमारा 44। सर इस क्वेश्चन में ये हायर ऑर्बिट का जो निकालने के लिए दिया है वो सर इस पर्टिकुलर केस में है ना बस। क्या क्या फिर से बोलो, समझ में नहीं आया, फिर से बोलो। सर ये जो दूसरा निकालने के लिए बोला था सर, अमाउंट ऑफ वर्क डन 2 हाँ। आवर्स सर जो ऑर्बिट है हाँ 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 सर, वो इसी केस में सर अबव द सरफेस लिया है ना। हाँ हाँ, इसी केस में अब द सरफेस लिया है, सही बात है। ओके। तभी तो हमने आर ऐड किया है ना, अगर वो फ्रॉम द सेंटर बोला होता तो हम आर ऐड नहीं करते हैं बेटा। हाँ ओके सर। अगर वो ये बात कह देता कि फ्रॉम द सेंटर तो हम आर नहीं ऐड कर पाते तब। ओके सर। ओके। चलिए नेक्स्ट करें। लिख लिया बच्चों? यस सर। 45, 44 डन, 45। अरे ये तो मैंने अभी बोला, अभी बातों बातों में मैंने कह गया अभी इसका जवाब। इन अ ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड द पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम ए टू बी इन द वेरियस पाथ। बताइए कि सबसे ज़्यादा क्या होगा, किसमें काम सबसे ज़्यादा होगा। देखो भाई अभी अभी मैं बोल गया था इसका आंसर। बोलो श्रुति। सर डी सर सेम होगा। बिल्कुल सही, डी कंजर्वेटिव फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। और कंजर्वेटिव फील्ड में जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट के बीच की रेडियल डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, क्योंकि फॉर्मूले में रेडियस आती है, तो इसलिए चारों पॉइंट पे वर्क डन सेम होगा। ठीक है एलिस? Yes, sir. ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, अच्छा वर्क डन, ऑप्शंस भी लिख लूं बच्चों, एक सेकेंड। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अ वायर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज मेड ऑफ द यंग मॉडुलस Y। इफ द वायर इज स्ट्रेस्ड बाय द अमाउंट X देन द वर्क डन इज। चलो देखो बच्चों, एक वायर आपके पास में है, एक वायर है आपके पास में और आपने इसको Y यंग मॉडुलस इसका Y है, अगर इसको आपने स्ट्रेच किया है तो आपको वर्क डन निकालना है। ठीक ना, आपको यहाँ पे वर्क डन निकालना है। ठीक है भाई, तो ये मान लो कि आपके पास कोई वायर रखी हुई है, अब क्योंकि ग्रेविटी का रोल नहीं है तो मैं वायर को हॉरिजॉन्टल बना रहा हूँ। ये वायर की जो ओरिजिनल लेंथ है बेटा वो है L। अब आपने इस वायर को पुल करके खींचा, यहाँ पे फोर्स लगाया और इस वायर की आपने X अमाउंट से इस वायर को आपने खींच दिया, बढ़ा दिया। मतलब ये अमाउंट कितनी हो गई बच्चों, X। बोलो क्लियर? क्लियर सर। ओके। Yes, sir. इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बच्चों A दिया गया है, ये जो वायर है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A दिया गया है। तो आप जानते हो कि यंग मॉडुलस इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यंग मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो यंग मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया और स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ हुई है X और अपॉन ओरिजिनल लेंथ है L। ओके, तो यहाँ से
y की वैल्यू यंग मॉडुलस इक्वल्स टू f इंटू एल अपॉन a इंटू एक्स, ये आ गई y की वैल्यू। ओके, तो हम क्या निकालेंगे, फोर्स निकाल लो, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी इक्वल टू वर्क डन होता है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इक्वल्स टू हो गया कितना, यंग मॉडुलस इंटू a इंटू एक्स अपॉन कितना l। हाँ जी, ये आ गया आपके पास में F इक्वल टू वाई अपॉन एल इंटू एक्स। ठीक है। अब आपने क्या किया है, इस फोर्स के इम्पैक्ट में आपने इसको पहले मान लो आपने थोड़ा सा खींचा, dx खींचा, इस फोर्स के इम्पैक्ट में आपने इसको थोड़ा सा dx खींचा, तो वर्क डन, थोड़ा सा वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है वेक्टर f डॉट dx। तो फोर्स भी फोर्स, इस फोर्स के इम्पैक्ट में आपने इसको खींचा है, तो जो वर्क डन का मैग्नीट्यूड आएगा dw इज इक्वल्स टू f डॉट dx आएगा। तो मैं निकालता हूँ इसको, dw इज इक्वल टू f डॉट dx, तो कितना हो जाएगा, f की वैल्यू गामा a अपॉन l मल्टीप्लाइड बाई x इंटू कितना dx। ये हो गया वर्क डन का मैग्नीट्यूड। ओके, इतना सा खींचने के लिए, dx अमाउंट खींचने के लिए। अब ऐसा करते करते आपने इसको कितने अमाउंट तक खींच दिया है, x अमाउंट तक। तो भाई अपन ने क्या निकाल करके रखा है, इसको क्रॉप कर लूँ मैं, थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगी मेरे को इसकी, क्रॉपिंग टूल है ये, लो भाई आ जाओ अगले पेज पे, ये लो जी। हाँ, ये आ गया मेरे पास, थोड़ा सा वर्क डन आ गया था। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे कंप्लीट वर्क डन निकालना है। तो भैया वर्क डन कंप्लीट इज इक्वल टू छोटे से वर्क डन का होल इंटीग्रेशन, और छोटे से वर्क डन का होल इंटीग्रेशन मतलब कि एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन, मतलब गामा ए अपॉन एल इंटू एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। खींचना कहाँ से शुरू करे थे, जीरो से, और खींचे कहाँ तक को, एक्स तक। जी हाँ, यहीं तक खींचे हैं। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू गामा ए अपॉन एल, ये तो सब कुछ कांस्टेंट है, केवल इंटीग्रेशन कौन झेलेगा, एक्स झेलेगा, वो भी जीरो से लेके एक्स तक का। तो भैया वर्क डन इज इक्वल्स टू गामा ए बाई एल, गामा मतलब यंग मॉडुलस बच्चों, और एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट पुट करोगे जीरो से एक्स तो वही आएगा। तो बच्चों आपके पास आंसर कितना आ गया, वर्क डन इज इक्वल्स टू 1/2 गामा ए अपॉन एल मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है। चेक करो बच्चों ऑप्शंस में है क्या, ठीक है, बोलो। यस सर। हाँ, तो ये हो गया आपके पास पे, ये आपके पास क्या हो गया, गामा ए एक्स स्क्वायर। सो दिस इज कॉल्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी है बच्चों, इसी को बोलते हैं एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एक्स डिस्टेंस अगर आप खींच रहे हो, सो दिस इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है, बोलो, बन जाएगा ना। यस सर। गामा ए अपॉन एल एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक चीज देखो बेटा यहाँ से, एक चीज देखो आप यहाँ से कि अगर आप देखें वर्क डन इज इक्वल्स टू 1/2 बेटा, गामा ए एक्स अपॉन एल, ये इस एक एक्स को आप चाहो तो एक्स को नीचे कर दो, बोलो बेटा, और एक एक्स को ऊपर कर दो, ठीक है, चलेगा ना। यस सर। अब मैं कुछ यहाँ से एक फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से स्ट्रेन स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। ओके, अब जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू गामा। तो स्ट्रेस जो है रहने दो बच्चों, कोई मतलब नहीं, यहाँ से नहीं बन रहा वो चीज़, हटाओ, बस इतना ही काफ़ी है, उससे कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये हो गई आपके पास बच्चों एनर्जी, मतलब एक्स डिस्टेंस पर खींचने में किया गया काम, यही तो स्टोर्ड एनर्जी होगी और यही वर्क डन है, समझ गए। दिस इज स्टोर्ड एनर्जी, और इस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज ये इलास्टिसिटी की वजह से होती है। सो दिस इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर।
Clear, sir. इलास्टिक पोटेंशियल Yes, ma'am. एनर्जी। चलो ओके तो क्या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 1/2 गामा ए स्क्वायर अपॉन गामा एक्स स्क्वायर अपॉन एल। W इज इक्वल्स टू 1/2 गामा ए एक्स स्क्वायर अपॉन एल। अच्छा ये बताओ एलिस कि ये जो एनर्जी स्टोर्ड है ये टोटल वॉल्यूम में स्टोर्ड होगी कि नहीं होगी? होगी। स्टोर्ड इन वॉल्यूम वी। वॉल्यूम वी। अच्छा मैं वॉल्यूम वी को एरिया इनटू लेंथ लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? यस सर। ओके ठीक है। तो बेटा अगर ये वॉल्यूम वी में एनर्जी स्टोर्ड है, जब ये टोटल वॉल्यूम वी में एनर्जी स्टोर्ड है तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम की मैं बात करूं, स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, तो अगर मैं श्रुति एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम करूं तो मुझे यहाँ पे अगर वी वॉल्यूम में इतनी एनर्जी है तो पर यूनिट वॉल्यूम के लिए मुझे एल का डिवाइड करना पड़ेगा टोटल एनर्जी में कि नहीं करना पड़ेगा? यस सर, करना पड़ेगा। 1/2 गामा ए एक्स स्क्वायर अपॉन, सॉरी एल कैपिटल रहेगा बेटा क्योंकि टोटल वॉल्यूम ए इंटू एल है, एल लेंथ थी ना, अपॉन ए एल, सॉरी ए एल तो बाहर ही रख दिया ना। हाँ बच्चों ए से ए हो गया कैंसिल और एल ऑलरेडी यहाँ पे था भी एक, तो भैया क्या हो गया 1/2 गामा, गामा ए तो कैंसिल हो गया, ऊपर एक्स स्क्वायर और नीचे एल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो 1/2 गामा मल्टीप्लाइड बाई एक्स अपॉन एल क्या है, स्ट्रेन है कि नहीं है? यस सर। तो लिख लो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज इक्वल्स टू, समझ गए ना, इसको यू बार से मैं डिनोट करता हूं, दैट इज इक्वल टू 1/2 गामा इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। ठीक है एलिस? यस सर। तो अगर केवल स्ट्रेन देकर के बोला जाए, केवल स्ट्रेन दी गई हो तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। डन? डन सर। यस सर। अच्छा एक और चीज देखो, गामा इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस बाई गामा। बोलो यस? यस सर। तो Yes, sir. u बार इक्वल्स टू 1/2 गामा और स्ट्रेन की जगह, स्ट्रेन का स्क्वायर है, स्ट्रेन के स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूं स्ट्रेस का स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है तो स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन गामा का स्क्वायर। बोलो यस? यस सर। एक गामा से एक गामा कैंसिल, तो आंसर u बार इक्वल्स टू 1/2 स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई गामा। बोलो यस और नो? एक और फॉर्मूला नोट कर लो, ये केवल स्ट्रेस के टर्म्स में है। ओके ओके यस सर। चलो नोट करो ये फॉर्मूला भी। लिख लिया? चले आएंगे? यस यस सर। अब एक और फॉर्मूला लास्ट बचा बेटा,
इसी फॉर्मूले को उठाते हैं, इससे वो फॉर्मूला क्लियर होगा। और वो फॉर्मूला ये है कि आप जानते हैं गामा यानी कि यंग मॉडुलस इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यदि इसको लिखूं मैं तो U बार एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू 1/2 गामा की जगह स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन मल्टीप्लाइड इनटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर। एक पावर से एक पावर कैंसिल हो गई। सबसे ज़्यादा पॉपुलर फॉर्मूला यही वाला है जो याद करते हैं बच्चे, हाफ स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेन। नोट करिए, व्हाट इज दिस? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। क्लियर? क्लियर सर। चलो बहुत बढ़िया। श्रुति, एलिस बोलो बेटा, तुमसे क्लियर? यस सर। ओके, रफ कर दें, आगे चल सकते हैं। यस यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेंगे। चलिए ये तो हो गया। इसमें तो मिल गया एक नंबर, इस पे भी मिल गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 47 करना है अपन को। क्वेश्चन नंबर 47। पढ़ो एलिस क्वेश्चन नंबर 47 बेटा। Potential energy of a molecule increases when it is brought to a surface from the interior of a liquid because बिकॉज बताओ, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? एट द फ्री सरफेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मोर। अच्छा, वर्क डन हैज टू बी डन टू मूव द मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस अगेंस्ट द रिपल्सिव कंपोनेंट ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वर्क हैज टू बी डन टू मूव ए molecule to the surface against attraction force from other molecule. The temperature of the liquid surface always more than। बेटा इसका आंसर चेक करो, सी है क्या? बी है सर। क्या डी? बी वर्क हैज टू डन मॉलिक्यूल सरफेस रिपल्सिव कंपोनेंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसका आंसर बी आ रहा है। गलत है बेटा इसका आंसर। इसका आंसर जो है, इसका आंसर 47 देखना बेटा, 47 का आंसर सी होना चाहिए। सरफेस के अंदर, हाँ सी आंसर है बेटा इसका। इसका आंसर सी कर लो, ठीक है, इसका आंसर सी कर लो। अब मैं इसका रीजन बता देता हूं, देखो बेटा। ये बात तो जानते होगे बच्चों कि ये लिक्विड की फ्री सरफेस होती है। ये कोई लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड की फ्री सरफेस है। बोलो यस। यस सर। अब आपको पता होगा बच्चों की फ्री सरफेस की जो एनर्जी होती है वो फ्री सरफेस के मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा हुआ करती है। होती है कि नहीं होती? तभी तो वो ऊपर होते हैं। यस सर। और वो जो एनर्जी होती है फ्री सरफेस की ज़्यादा होती है। अब ये क्यों ज़्यादा होती है, देखो क्या होता है। जैसे मान लो बेटा ये अंदर कोई पानी का या कोई लिक्विड का मॉलिक्यूल है, इस पे लगने वाला फोर्स देखो बहुत सारे, इस पर हर तरफ से फोर्स लग रहा है। इसका ऊपर भी वाला मॉलिक्यूल भी फोर्स लगा रहा है इस पर, यहाँ वाला भी फोर्स लगा रहा है, यहाँ वाला भी फोर्स लगा रहा है, यहाँ वाला भी फोर्स लगा रहा है, यहाँ भी लगा रहा है, यहाँ भी लगा रहा है, यहाँ भी लगा रहा है। तो इसको हर तरफ से कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है, मतलब इस पर अट्रैक्शन पुल ज़्यादा है, ठीक है ना, इस पर फोर्स ज़्यादा है। अब ये जो है अगर ये ऊपर जाता है, मॉलिक्यूल मान लो यहाँ है, तो देखो बेटा इस पे जो लगने वाला फोर्स है, एक इधर लगाएगा, एक इधर लगाएगा, एक इधर लगाएगा, एक इधर लगाएगा, मतलब 3D में एक सेमी स्फीयर बनेगा। सेमी स्फीयर 3D में बनेगा इस तरीके से, आधा पार्ट उधर जाएगा, उधर थोड़ा वो पानी उधर भी है ना पीछे की तरफ, तो ऐसा बनेगा। तो आप देखिए इसमें तो ये ऊपर वाला पार्ट टोटली गायब हो गया। बोलो गायब हो गया हवा वाला ऊपर वाला कि नहीं हुआ?
Yes, sir. भाई पानी की बूंद में तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल थे, बट यहाँ तो हवा है ना, यहाँ थोड़ा ना कोई खींचेगा। मतलब यहाँ पर जो कंपैरेटिवली फोर्स की वैल्यू है ये कम है, कंपैरेटिवली फोर्स की वैल्यू कम है। फिर भी अपने आप को इस पोजीशन पर बनाए रखने के लिए ये जिस एनर्जी को अपने पास प्रोसेस करता है उसको हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ द सरफेस। ठीक है ना। तो इसका ये जो रीज़न दिया जा रहा है यहाँ पे, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कुछ काम करना पड़ता है। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, इधर पहुँचने के लिए अपन को कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। ओके। ओके सर। सर सर की वर्क डन करना पड़ेगा सर ऊपर ले जाने के लिए, और रिपल्सिव फोर्स लगेगी। वर्क डन, वर्क हैज टू बी डन, मतलब वर्क करना पड़ेगा। तो एनर्जी स्टोर्ड होगी कि नहीं होगी बताओ? हाँ सर होगी। एनर्जी स्टोर्ड होगी, तो एनर्जी स्टोर्ड जो होती है उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। हाँ सर। हाँ, तो वर्क हैज टू बी डन टू मूव द मॉलिक्यूल टू द सरफेस अगेंस्ट द अट्रैक्शन फ्रॉम द अदर मॉलिक्यूल्स। तो इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन यहाँ ज़्यादा होता है, मगर इसके अट्रैक्शन को तोड़ करके इसको ऊपर ले जाने के लिए हमको वर्क करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? यस सर। तो इसकी वजह से 2 लेयर पे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक। यस सर। इसका आंसर लिख सकते हो। द मॉलिक्यूल्स लिखो, द मॉलिक्यूल्स ऑन द लिक्विड सरफेस, द मॉलिक्यूल्स ऑन द लिक्विड सरफेस। अब इनमें जो नेट फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड लगेगा, क्योंकि ऊपर तो है ही नहीं कोई बैलेंस करने वाला। लिखो, द मॉलिक्यूल्स ऑन द लिक्विड सरफेस एक्सपीरियंस नेट डाउनवर्ड फोर्स so to bring a molecule from interior of the liquid, so to bring a molecule from the interior of the liquid to the free surface, some work is required to be done against intermolecular forces of attraction. अब देखो भाई, सी वाला सही है क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, रिपल्सन फोर्स थोड़ी ना लगेगा, रिपल्सन कंपोनेंट थोड़ा ना काम करेंगे वो। बिल्कुल सी सही है। हाँ, तो अट्रैक्शन which will be stored as a potential energy of the molecule. Which will be stored as the potential energy of the molecule. ठीक है? Yes sir. Yes sir. चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इसका आंसर सी कर लेना बेटा, गलत दिया उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। गैस का क्वेश्चन। व्हेन अ वैन डर वाल गैस अंडरगोस फ्री एक्सपेंशन देन इट्स टेम्परेचर क्या होगा? अगर कोई वैन डर वाल गैस जो होगी फ्री एक्सपेंशन में जाएगी। भैया वैन डर वाल गैस का मतलब क्या होता है? रियल गैस, है ना। तो वैन डर वाल गैस का मतलब ये रियल गैस है। तो सबसे पहले एक चीज़, वैन डर वाल गैस को चेंज करके यहाँ पे रियल गैस कर लो अपने मन में। मतलब ये रियल गैस होती है। 2 गैसेस होती हैं, एक रियल गैस एक आइडियल गैस। अंडरगोस फ्री एक्सपेंशन। तो भैया फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? देखो, फ्री एक्सपेंशन का मतलब ये होता है कि हीट बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होती है। हीट बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होती है? रिलीज होती है, और ड्यू टू विच लॉस ऑफ हीट होता है, इसकी वजह से टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। तो आंसर बेटा, फ्री एक्सपेंशन में हमेशा टेम्परेचर डिक्रीज करता है। फ्री एक्सपेंशन में टेम्परेचर ऑलवेज डिक्रीजेस। अब इसको ऐसे समझो, मान लो बेटा एक ये गैस का बर्नर है, इसके ऊपर एक कुकर रखा हुआ है।
कुकर रखा हुआ है, ये कुकर रखा हुआ है, ठीक है श्रुति, ऐसे ही होता है कुकर। हाँ सर ऐसे ही होता है। ओके, अब ये गैस जल रही है, ये कुकर में इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ये तो पानी भरा हुआ है। अब पानी भरा हुआ है, जब गर्म था तो बहुत जोर का हीट था, हीट जबरदस्त थी। अब मान लो ये एकदम से ब्लास्ट हो गया, तो गैस का जो पूरा स्टीम थी वो बाहर भाग करके आ गई, मतलब फैल गई, पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लिया, तो ये ब्लास्ट होने को बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। अब ये बताओ श्रुति कि जैसे ये स्टीम बाहर आएगी तो इसका टेम्परेचर स्टीम का जो अंदर था उसके कंपैरिजन में एकदम से कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा टेम्परेचर? तो एकदम कम हो जाएगा। हाँ, एकदम से कम हो जाएगा, तो मतलब फ्री एक्सपेंशन में टेम्परेचर डिक्रीज करता है, ठीक है? ठीक है सर। ओके, और कहाँ टेम्परेचर डिक्रीज करता है, एक और क्वेश्चन नोट कर लो, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में भी टेम्परेचर डिक्रीज करता है, बट ये दोनों अलग अलग बात है, फ्री एक्सपेंशन अलग है और एडियाबैटिक एक्सपेंशन अलग है। फ्री एक्सपेंशन में हीट रिलीज होती है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में हीट का कोई चेंज नहीं होता है। क्लियर? यस सर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। 48 में 1 मार्क्स, 47 में आंसर गलत दिया है, ANS रॉन्ग गिवन। चलिए नेक्स्ट 47 के बाद 49 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 49 भाई, थर्मल कंडक्टिविटी का कोफिशिएंट यहाँ पर पूछा गया है। A cylinder of radius r and thermal conductivity K1 surrounded by a cylinder of inner radius small r and outer radius 2r made of a material of thermal capacity K2. The effective thermal conductivity क्या होगी? तो क्या हाल है बच्चों, देख लो, मान लो एक आपके पास ये मटेरियल K1 का सिलेंडर है, ये मटेरियल K1 थर्मल कंडक्टिविटी है इसकी, ये इसका सिलेंडर है और इसकी जो रेडियस है वो है r, इसकी जो रेडियस है वो है r, स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल r। अब कह रहा है कि इसको जो है वो सराउंड किया गया है बाहर एक दूसरे मटेरियल से जिसका थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट कितना है, K2 है। मतलब ऐसा एक सिलेंडर जा रहा है, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, ये गया। ये जो बाहर वाला मटेरियल है इसका कंडक्टिविटी कोफिशिएंट कितना है, K2 है, ठीक है। अब इनका कहना है कि अगर इन दोनों को आपने ऐसे जोड़ करके रख दिया है तो बताइए क्या होगा। अब देखिए जी, ये कैसे अरेंजमेंट है बताओ श्रुति, बताओ। एलिस सीरीज है कि पैरेलल है, ये कैसा अरेंजमेंट है, सीरीज की पैरेलल? बोलो बेटा, सीरीज है कि पैरेलल है? सीरीज। नहीं है सीरीज बेटा। देखो ये टर्मिनल एक ही जगह से कनेक्टेड है, ये टर्मिनल एक ही जगह से कनेक्टेड है। सीरीज का मतलब क्या होता है, सीरीज का मतलब ऐसा होता अगर दिखता तो, सीरीज ऐसा होता। बोलो, याद आया सीरीज का? यस सर। तो ये होता सीरीज का। ये कैसा है, पैरेलल है। ये कैसा है,
पैरेलल है। हाँ, तो पैरेलल है। ये है पैरेलल। चलो नोट कर लो बच्चों। हाँ, तो ये कैसा है? पैरेलल है। चलो, तो पैरेलल में श्रुति आया, समझ में नहीं आया? यस सर। तो पैरेलल का थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होता है भाई? पैरेलल में थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट होता है K इक्विवेलेंट इक्वल टू K1A1 प्लस K2A2 अपॉन A1 प्लस A2। ये होता है K1A1 प्लस K2A2 इक्वल टू KA1 प्लस A2। यहाँ पे A1 क्या है? A1 होता है अंदर वाला सिलेंडर और K2 इसका दिया है तो बाहर वाले का, तो इसका एरिया A1 काउंट होगा और इसका एरिया A2 काउंट होगा। चलो बस वैल्यू पुट करते जाओ, आंसर आ जाएगा। इसका कितना है? K1 और बाहर वाले का क्या होगा? अंदर वाले का एरिया कितना है? पाई, रेडियस है R1 तो पाई R का स्क्वायर प्लस K2 पाई। देखिए बाहर वाले की रेडियस कितनी है? यहाँ पे सेकंड वाले का एरिया निकालना है। इसका सेकंड वाले का एरिया, ये वाला एरिया, तो सेकंड वाले का एरिया जो बाहर वाला है वो कैसे निकलेगा? दैट इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर। पाई R2 मतलब 2R का स्क्वायर मतलब पाई R1 यानी कि R का स्क्वायर। बोलो एलिस, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही निकलेगा। यस सर। अपॉन, क्योंकि केवल इसका चाहिए ना, पूरे का नहीं चाहिए, केवल खोल इसका चाहिए, जो बाहर जो शेल लगी हुई है इसका एरिया। और A1 यानी वही पाई R स्क्वायर और A2 वही पाई ब्रैकेट में R2 की जगह 2R का स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर। देखो बच्चों यहाँ पे अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। K1 पाई R स्क्वायर प्लस K2, बच्चों 2R स्क्वायर हो जाएगा कितना? 4R स्क्वायर और ये R स्क्वायर, तो 4R स्क्वायर में से एक R स्क्वायर गए तो कितना बचा? 3R स्क्वायर। तो K2 इंटू पाई मल्टीप्लाइड बाई 3R स्क्वायर और यहाँ पे भी वही पाई R स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना? 3 पाई R स्क्वायर। तो पाई R स्क्वायर में 3 पाई R स्क्वायर गए तो कितना हो गया? 4 पाई R स्क्वायर। अब बच्चों एक काम करो, पाई पाई कॉमन कर लेके कैंसिल कर दो, पाई से पाई कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो कितना बच गया? K1 प्लस 3K2 अपॉन 4। तो आंसर डी आंसर चेक करो बच्चों, एलिस चेक करो, आंसर डी आ रहा है K1 प्लस 3K2 बाई 4। यस सर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कर लो इसको बच्चों। समझ में आ गया ना? वैसे नोट्स तो मैं डेली दे ही देता हूँ, इसके क्लास के भेज देता हूँ बाद में। ठीक है एलिस, क्लियर हो गया? यस सर। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 डन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसका फॉर्मूला याद कर लेना एलिस, दीवार में लिख लो। यस सर। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, कह रहा है टंगस्टन फिलामेंट। द टंगस्टन फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैंप हैज अ सरफेस एरिया A। इलेक्ट्रिक लैंप कोई फिलामेंट है, सरफेस एरिया A एंड पावर रेडिएटिंग P। इफ द एमिसिविटी ऑफ द फिलामेंट इज एप्सिलॉन एंड सिग्मा इज द स्टीफन कांस्टेंट, देन स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट विल बी। चलो भैया, किसका क्वेश्चन है? एमिशन का, मतलब एमिशन वाला क्वेश्चन कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। देखिए क्या होता है, ये टंगस्टन का फिलामेंट है, ये मान लो टंगस्टन का फिलामेंट है, इसका सरफेस एरिया A है, ओके। और ये जो पावर रेडिएट कर रहा है वो कितनी है? P है, P पावर रेडिएट कर रहा है, तो पावर रेडिएटेड पावर इक्वल टू P, रेडिएटेड पावर इक्वल टू P। पावर का मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम, पावर का मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम, Q/T, ठीक है। चलिए ठीक है, और इसकी फिलामेंट की वो एमिसिविटी कितनी है? एप्सिलॉन है, और सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट है। चलो भाई देखो, तो एमिसिव पावर का फॉर्मूला, रेडिएंट पावर का फॉर्मूला क्या होता है? रेडिएंट पावर
का जो फॉर्मूला होता है, रेडियंट पावर इज इक्वल्स टू P, जिसको बोलते हैं Q अपॉन T, इज प्रोपोर्शनल टू रेडिएटेड पावर radiant power is proportional to सिग्मा टी की पावर 4। हाँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई यहाँ से, रेडियंट पावर इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो इसको एरिया कर लो। यस, हाँ, एलिस पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया बताओ। रेडियंट पावर जो होती है वो सिग्मा टी की पावर 4 होती कि नहीं होती, बताओ। यस सर। ओके, तो बेटा यहाँ से रेडियंट पावर जो होती है सिग्मा टी की पावर 4, तो हमको रेडियंट इंटेंसिटी एमिसिविटी, तो हमको पावर के साथ रिलेशन बनाना है, पावर इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो एक काम करो, P इज इक्वल टू क्यू बाई टी रोक लो, और यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू सिग्मा ए टी की पावर 4, बोलो हो जाएगा। यस सर। अब बताओ एलिस, तुमने पढ़ रखा है कि अगर P प्रोपोर्शनल टू लिख लिया सिग्मा ए टी की पावर 4, बताओ एलिस यहाँ से प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या आता है? ब्लैक बॉडी होती तो एप्सिलॉन नॉट आता है, और अगर नहीं है ब्लैक बॉडी तो E आता है, एमिसिविटी, है ना? यस सर। सिग्मा ए टी की पावर 4, क्लियर? ठीक है सर। ओके, तो देखो यहाँ से T की पावर 4 रोक लो, तो T की पावर 4 इक्वल टू P अपॉन ए सिग्मा एमिसिविटी E, सो T इज इक्वल टू P अपॉन ए सिग्मा E की होल पावर 1/4, चलेगा? यस सर। देखो डी ऑप्शन। हाँ सर। चलो नोट कर लो बच्चों। ठीक है श्रुति, क्लियर हुआ ये लॉ? नहीं हुआ? हाँ सर, क्लियर हो गया। हाँ, और ज़्यादा डिटेल में चाहिए है तो लिखो स्टीफन्स लॉ। स्टीफन्स लॉ, स्टीफन्स लॉ कहता है कि रेडिएटेड पावर पर यूनिट एरिया या रेडिएटेड इंटेंसिटी, इसी को बोलते हैं, इज इक्वल्स टू इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4, इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4, क्लियर? यस सर, क्लियर। ओके, तो P अपॉन ए, P को पावर क्या होता है बेटा? एनर्जी पर यूनिट टाइम, और ये पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4। यहाँ से T की पावर कांस्टेंट हटता है, प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट आता है, तो Q अपॉन टी ए इज इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4, ठीक है? ओके सर। हाँ, अगर मटेरियल है, मटेरियल अगर है तो यहाँ पे मटेरियल के लिए एप्सिलॉन भी आता है, तो Q इज इक्वल्स टू बन जाता है, या Q अपॉन टी को अगर आप रोक लो तो P इज इक्वल्स टू सिग्मा ए टी की पावर 4, ठीक है ना? और अगर मटेरियल हो तो सिग्मा एप्सिलॉन ए टी की पावर 4। ये है रेडिएटेड पावर। ठीक है लिस? यस सर। चलो ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही कंप्लीट करें एलिस? यस सर। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही कंप्लीट करते हैं, और बाकी कल करेंगे नेक्स्ट पेपर 2009 से, ठीक है ना? चलो इसके मैं नोट्स बना करके भेजे देता हूँ,
ठीक है श्रुति, 1 मिनट आप रुकोगे, एलिस आप डिस्कनेक्ट हो सकते हो। श्रुति आपको मैं एक काम दे रहा हूँ, वो करना आपको है। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय।